है। हम लोग जो आप हार्ट छोड़ दीजिए, उसके अलावा लंग से संबंधित सारी समस्याओं का सर्जरी संबंधित हम लोग करते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया हुआ जिसमें आंत छाती में घुस जाता है, आंत की तिल्ली ऊपर नीचे हो जाती है, लीवर में किसी को रुकावट हो गई हो, वहाँ पे उसकी जो पित्त नली है वो ठीक से नहीं बनी हो, जिसको हम लोग कोलेडोकलसिस करते हैं, एटेजिया है, बिलियरी एटेजिया बोलते हैं, वो सारे चीज़ों का इलाज हम लोग करते हैं। कोई बच्चा जैसे आहार नली में या उसके श्वास नली में मूंगफली फंस गई, सिक्का फंस गया, इन सब चीज़ों का भी इलाज हम लोग करते हैं। दूरबीन विधि से भी हमारे यहाँ इलाज होता है। पीडियाट्रिक सर्जरी में आजकल नया दूरबीन से भी इलाज करने की विधा आ गई है। नमस्कार, पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं आईजीएमएस में, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान, जहां डॉक्टर विनीत कुमार ठाकुर हैं जो कि शिशु शल्य चिकित्सक हैं और ये आपको प्रोफेसर एंड हेड हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आप पीडियाट्रिक सर्जरी हैं, तो सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या इलाज होती है। पीडियाट्रिक सर्जरी शिशु शल्य चिकित्सा, आप ऐसे इसको समझिए। हम लोग पहले जनरल सर्जरी में एमएस करते हैं, फिर 3 साल के लिए हमारी सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, जो सिर्फ 0 से जो बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर 18 साल तक के बच्चों की जो भी बीमारियां सर्जिकल संबंधित होती है, जिसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों का इलाज हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ अभी हमारे संस्थान में पीडियाट्रिक सर्जरी का MCS ट्रेनिंग कोर्स भी चल रहा है। जिस चीज़ों के लिए हम लोग बाहर जाया करते थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, उसके लिए अब यहीं पे हम अपने जो सर्जरी करके आते हैं रेजिडेंट, उनको अब हमने यहाँ पे MCS की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। ये बच्चों से सर्जरी संबंधित, बच्चों का प्रॉब्लम बड़े लोगों से अलग होता है, इसलिए उसके लिए जैसे पीडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों के फिजिशियन, उसी तरह से बच्चों के सर्जन होते हैं, जिसको पीडियाट्रिक सर्जरी बोला जाता है। इस सर्जरी में क्या क्या ऐसा आप बच्चों को जन्म से लेके जो जन्मजात विकृति होती है, जैसे लिंग का नहीं बनना, किडनी में कोई रुकावट होना, मलद्वार का नहीं बना होना, छाती या फेफड़े में कभी आंत घुस जाता है वो हो जाना, सर का साइज बड़ा हो जाना, गांठ किसी को अगर पीछे हो गया है, पीठ पे गांठ हो गया जिसको मेनिंगोमाइलोसिल बोलते हैं, उसके अलावा किसी की आहार नली ठीक से नहीं बनी है जिसको एसोफेजियल एटेजिया बोलते हैं, उसके बाद किसी की आंत में भी कोई रुकावट हो जिसको बोलते हैं एटेजिया, इंटेस्टिनल एटेजिया, जिसमें बच्चा उल्टी करता है, हरी हरी उल्टी करता है, पॉटी नहीं करता है, वो सब संबंधित हुआ। फिर बच्चों से जो कॉन्स्टिपेशन संबंधी प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे चीज़ों का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। हृदय में छेद होता है उसका भी, हृदय में जो छेद होता है उसके लिए कार्डियोथोरेसिक, जो पीडियाट्रिक ब्रांच में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी वाले होते हैं, उनका वो हृदय में छेद वाला करता है। ये अमूमन लोगों में रहता है कि पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब कार्डियक सर्जरी की विधा अलग होती है, उसकी पढ़ाई अलग होती है। हम लोग जो आप हार्ट छोड़ दीजिए, उसके अलावा लंग से संबंधित सारी समस्याओं का सर्जरी संबंधित हम लोग करते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया हुआ जिसमें आंत छाती में घुस जाता है, आंत की तिल्ली ऊपर नीचे हो जाती है, लीवर में किसी को रुकावट हो गई हो, वहाँ पे उसकी जो पित्त नली है वो ठीक से नहीं बनी हो, जिसको हम लोग कोलेडोकलसिस करते हैं, एटेजिया है, बिलियरी एटेजिया बोलते हैं, वो सारे चीज़ों का इलाज हम लोग करते हैं। कोई बच्चा जैसे आहार नली में या उसके श्वास नली में मूंगफली फंस गई, सिक्का फंस गया, इन सब चीज़ों का भी इलाज हम लोग करते हैं। दूरबीन विधि से भी हमारे यहाँ इलाज होता है। पीडियाट्रिक सर्जरी में आजकल नया दूरबीन से भी इलाज करने की विधा आ गई है। नहीं, ये विधि आप बताएं तो कौन कौन विधि से होता है सर ये इलाज? ओपन सर्जरी तो है ही, जो इसमें खोल के किया जाता है बच्चों की सर्जरी, क्योंकि बच्चों में उतना स्पेस नहीं रहता है जिसमें आप बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। आजकल बच्चों के लिए छोटे अलग से लेप्रोस्कोप आते हैं, जिसकी विधि से हम लोग लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से भी करते हैं। उसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी और जो इंडोस्कोपी है, सिस्टोस्कोपी है, वो सब तो करते ही। क्योंकि ओपन सर्जरी तो काफ़ी रिस्की हो जाता है सर। रिस्की बच्चों में सर्जरी होती है, लेकिन आजकल एनेस्थेसिया भी डेवलप कर गया है, बच्चों का केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर डेवलप कर गया है, इसलिए अब रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं और लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी इंप्रूव कर गए हैं, जिसका इस्तेमाल हम छोटे बच्चे में कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, जो कि नवजात बच्चे जो अभी गर्भ धारण की हुई हैं माँ, अल्ट्रासाउंड, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाता है तो आगे क्या करना? हाँ, इसके बारे में बहुत सही सटीक जानकारी लोगों को नहीं होती है, क्योंकि आजकल बच्चा जिसको होना है, जो महिलाएं, जो हमारी बहनों को, उनको क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में बता दिया जाता है कि बच्चे के फलाना अंग में विकृति है, और उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या अबॉर्शन करा दिया जाए। लेकिन मेरी राय रहेगी और मेरी ये सलाह रहेगी, ऐसे जो भी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसे महिलाओं को देख रही हैं जिनके बच्चों में कोई विकृति आई है अल्ट्रासाउंड में, उसको एक बार पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्टेंसी के लिए ज़रूर भेजें बिफोर अबॉर्शन,
क्योंकि कई ऐसी जन्मजात विकृति होती है जिसको सर्जरी के बाद पूर्णतया ठीक किया जा सकता है और वो नॉर्मल बच्चे की तरह पूरी ज़िंदगी जी सकता है। अब जैसे किसी को एक किडनी में रुकावट है, उसके लिए आप बच्चों का अबॉर्शन कर देना किसी भी एंगल से फ़ायदेमंद नहीं होगा, ना पेरेंट्स के लिए ना हमारे समाज के लिए, क्योंकि उसका पूर्णतया इलाज हो सकता है, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। हाँ, बहुत सारे जो एक्सट्रीम केसेस में होगा सर्जरी की ज़रूरत हो रही। कई बार तो ऐसा पता चलता है कि बच्चे के पेट में, माँ के पेट में था तो बच्चे को बताया गया कि इसके किडनी में रुकावट है और बाद में अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो किडनी में कोई रुकावट ही नहीं निकली जी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप रियल टाइम अल्ट्रासाउंड तो करा नहीं रहे हैं, किसी एक टाइम में आपने दे दिया अल्ट्रासाउंड में कि उसके किडनी में सूजन है, हो सकता है बच्चा ने उसमें अपना वो कोई प्रॉब्लम जो बताया जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट भी हो सकता है, और फिर सर्जरी तो है ही, जिसके बाद तो काफ़ी बच्चों में रिजल्ट इम्प्रूव्ड हो गए हैं, काफ़ी उनके अच्छे चांसेस सर्वाइवल के हो गए हैं। तो ऐसे में क्यों हम बच्चे को किसी को अबॉर्शन की सलाह दें। हाँ, जो बच्चा को ऐसा विकृति निकल गया जिसमें उसका जीवन जीना संभव ही नहीं है, जैसे किसी का ब्रेन ही नहीं डेवलप हुआ, फोरहेड ही नहीं डेवलप हुआ, 2-3 तरह की विकृति है जिसके कारण बच्चे को मल्टीपल सर्जरी कराना पड़ेगा, उसमें उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी आर्थिक परिस्थिति देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब तो सरकार सब तरह की सुविधाएं दे रही है। आजकल तो सरकार जो चला रही है RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, उसमें बताया गया है कि जो बच्चा पैदा होता है जन्मजात विकृति का, उसका सरकार जितना भी हॉस्पिटल का खर्च होता है वो वहन कर रही है। आयुष्मान बच्चों को भी आयुष्मान योजना में लाया गया है, RBS के में लाया गया है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत तरह की बच्चों को बीमारियों में इलाज के लिए पैसे दे रही है। तो ऐसे में आदमी को बीमारी का इलाज करना चाहिए, उसको आप अपना बोझ मत समझिए। और सिर्फ अबॉर्शन करा लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो ऐसे ही इनफर्टिलिटी इतना है जी। उसमें अगर आप एक बच्चे को हो सकता है गर्भपात करा लिए, फिर दूसरा बच्चा कब होगा कौन जानता है, वो नोज। और हर एक बच्चे को हम मान के चलते हैं कि ये प्रेशियस है, गिफ्ट है भगवान का, तो उसको क्यों नहीं बचाया जाए जो उसको ऐसे ही हम गर्भपात करवा दें। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विनीत कुमार ठाकुर से, जो कि शिशु रोग शल्य चिकित्सक हैं, और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड नवजात जो गर्भधारण की हुई होती हैं महिलाएं, और उनके अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, विकृति आ जाती है, तो गर्भपात करा लेती हैं। तो डॉक्टर साहब का सलाह है कि गर्भपात ना कराएं और पहले उसको डेवलप होने दें, देखने दें। हाँ, पहले पेडियाट्रिक सर्जन से सलाह लें, दिखाएं, उसके बाद ही कुछ करें, क्योंकि काफ़ी बीमारियों का इलाज अब संभव हो गया है, सरकार भी इसमें मदद कर रही है। सर, एक चीज़ और, ये पेडियाट्रिक सर्जन और जनरल सर्जन में क्या अंतर है? जनरल सर्जरी वाले देखिए ग्रोन अप वयस्क लोगों का इलाज करते हैं, उनके चूँकि प्रॉब्लम भी अलग होते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम अलग होते हैं। जो जनरल सर्जन की ट्रेनिंग है पीडियाट्रिक सर्जरी में, जैसे उन्होंने रेजिडेंसी की हुई है या 3 साल के अलग से ट्रेनिंग ली है, या कहीं उन्होंने किसी पीडियाट्रिक सर्जन के साथ काम किया है, तो वो भी जनरल सर्जन बच्चों की सर्जरी को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको इस तरह का एक्सपोजर नहीं है तो उनको इस तरह की सर्जरी को क्या अनुभव ही नहीं रहता है। जैसे हर्शप्रंग डिजीज होता है जिसमें आंत का लकवा होता है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। अब ये जो बीमारी लोगों ने देखा ही नहीं है, जिन्होंने इसके बारे में सुना नहीं है, जिन्होंने इसका इलाज नहीं किया, वो इसका पूर्णतः अच्छे से इलाज नहीं कर सकते हैं। मलद्वार का नहीं बना होना, उसमें लोगों को लगता है पखाना का रास्ता नहीं है, बस एक छेद कर देना, ऐसा नहीं है। मलद्वार मिला रहता है मूत्र नली से, अगर उसको आप अलग नहीं करेंगे तो बच्चा एक ही रास्ते से पेशाब भी करेगा, पखाना भी करेगा। अब आप समझिए, जिसको अगर एक्सपोजर नहीं है इन चीज़ों में, अब वो इस बीमारी का इलाज करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मैं किसी चीज़ को ये नहीं बता रहा हूँ कि वो ये नहीं कर सकते, ये नहीं करते। अगर आप में है उस चीज़ का अनुभव, आपने कहीं उसकी ट्रेनिंग ली है, आपने किसी सीनियर आदमी के साथ काम किया है और आपको बीमारी से अवगत हैं, तभी उस काम को आप कीजिए। जनरल सर्जरी की जो होती है प्रॉब्लम, वो अलग पीडियाट्रिक सर्जरी से जो होती है उस ट्रेनिंग में उनका आता ही नहीं है। अब डायफ्रामेटिक हर्निया एक सिर्फ पीडियाट्रिक सर्जन ही देख सकता है, जनरल सर्जरी वाले को, उसमें छोटे बच्चों में। आप ऐसा मत समझिए छोटा बच्चा बड़े आदमी का छोटा रूप हुआ, मिनिएचर एडल्ट हुआ, उसकी पैथोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, टाइप ऑफ डिजीज सब अलग है। तो इसके लिए ट्रेनिंग जब अलग है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लोग डील करेगा। अब करने के लिए तो यहाँ पे कोई इलाज कर रहा है तो आप तो किसी से करवाइए, और इमरजेंसी में अगर कोई कर देना है तो वो भी अच्छी बात है। जैसे पखाने का रास्ता जिसको नहीं बना है, मलद्वार नहीं बना है, अगर कोई जनरल सर्जन उसकी कोलोस्टमी कर दे तो उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जन आज के भी दिनों में सारे डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध नहीं है। तो आप उसको जरूर कर दीजिए कोलोस्टमी। लेकिन अगर कोई नीचे से सोचे कि हम रास्ता इसका बना दें, जस्ट एक छेद क्रिएट कर दें, होल क्रिएट कर दें, तो वो उसका समुचित इलाज नहीं हुआ। तो जनरल सर्जरी का ही पार्ट हम लोग भी पहले जनरल सर्जरी किए हैं, उसके बाद फिर से अलग से ट्रेनिंग हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी की हुई है। और ऐसे भी जनरल सर्जन जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस तरह की बीमारी देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं जिनको इनका अनुभव है। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी है
अब इस सर से एक चीज़ और पूछना है सर, जो बच्चों में जो सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद क्या असर दिखता है बच्चों में? हाँ, ये चीज़ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। बहुत लोग डरते हैं कि बच्चे में सर्जरी कराएंगे तो उसका क्या कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं। अगर उनका प्रॉब्लम बचपन में हुआ है, जिनको बचपन में ही एट द टाइम ऑफ बर्थ ही एड्रेस करना है, तो उसका तो इलाज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कराए बगैर तो बच्चा ऐसे भी नहीं बचेगा। कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज होती है, जैसे आहार नली किसी का नहीं बना, किसी की आँख छाती में घुस गई है, किसी को मलद्वार का रास्ता नहीं है, तो आप सोच सकते हैं ऐसा बच्चा अगर आप इलाज नहीं कराएंगे मुश्किल से 2-3 दिन बचेगा, उसके बाद तो बचना नहीं है। तो न्यूबॉर्न सर्जरी भी कराना चाहिए। पहले न्यूबॉर्न सर्जरी में मोर्टेलिटी बहुत होती थी, कारण एनेस्थेसिया उतना डेवलप नहीं था। अब तो पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट अलग से ही एनेस्थेसिया देते हैं, जो बच्चों के देने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग आई है। सारे साइज़ की अब ट्यूब आ गई है, इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बच्चों का भी NICU केयर खुल रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह जिलों में भी NICU बना रही है सरकार, तो ऐसे में बहुत इंप्रूव किया है। पहले जो हम लोग मोर्टेलिटी देखते थे जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की थी, ऑलमोस्ट छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी 50% होती थी कि 10 बच्चे अगर ऑपरेट किए हैं तो 5 बच्चे बचेंगे। लेकिन अब जिस तरह से विकसित कर गया है सब चीज़, हम लोग उस बच्चे का जिसका 3 kg वजन हो, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि सर्वाइवल रेट तो ऑलमोस्ट 90% पहुंच गया है। अब जिस बच्चे का वजन कम है, प्रीमेच्योर पैदा हो गए हैं, लंग नहीं बना है, 2 से 3 उसको विकृतियां हैं, उसमें सर्वाइवल अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन अमूमन अगर अच्छे से बच्चों को देखा जाए, अच्छों से रखा जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सब चीज़ की एक उम्र बनाई हुई रहती है। हमारे विज्ञान में, हमारे साइंस में लिखा हुआ है किस चीज़ की सर्जरी कब होनी चाहिए। अब जैसे किसी का लिंग विकसित नहीं हुआ है, 3 साल में उसकी सर्जरी होनी चाहिए। बच्चा छोटा है, अगर उस एज में आप नहीं कराते हैं सर्जरी, तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो दूसरों से अपना कंपेयर करेगा कि मेरे लिंग में विकृति है, और उसका साइकोलॉजिकल बच्चों पे आएगा। इसलिए जिस चीज़ का जब इलाज होना चाहिए तो आपको करवाना चाहिए। और अब क्या हो गया है, जब एनेस्थेसिया डेवलप कर गया, केयर डेवलप कर गया, तो अब तो हमारे पास रिस्क भी कम हो गया। तो हम क्यों नहीं समय रहते उसका इलाज करवाएं बेहतर रिजल्ट के लिए। आप किसी चीज़ को, जैसे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हर्शफंग डिजीज़ का बच्चा है, उसको अगर आप 6 से 8 महीना लेके चले जाएंगे, उस डिजीज़ में आप इलाज नहीं कराएंगे, तो बच्चा फेलियर टू थ्राइव, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, वो बच्चा बढ़ेगा ही नहीं आपका, और फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अर्ली एज में जाके दिखाइए, चिकित्सक से सलाह लीजिए, वो आपको क्या बताते हैं उस अनुसार अपना कीजिए। उनको लगेगा इसमें ज़्यादा रिस्क है तो वो डिफरेंट सेंटर पे करेंगे, जिनमें ज़्यादा जिनको योग्यता है वो आदमी करेंगे, या किस बीमारी का इलाज कब होना चाहिए ये आपको बताएंगे। अभी क्या होता है, किडनी में सूजन है बच्चों के, अगर किसी ने बता दिया, जब वो अपना महिलाएं जब अपना कराती हैं अल्ट्रासाउंड, और फिर बच्चा जन्मते ही उसका अम्बिलिकस भी ठीक से नहीं कटा है, और पीडियाट्रिक सर्जन को बुलाओ, तो ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। उसका सर्जरी उसी समय नहीं ज़रूरत होती है, सही। उसको फिर 2-3 महीने हम लोग देखते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर DTPA स्कैन होता है, उसमें जब लगता है नहीं किडनी का फंक्शन डिटोरिएट कर रहा है, इसको भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तब कराइए। 2-4 ही सर्जरी है जिसमें दौड़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने अमूमन देखा है रात में बच्चा समस्तीपुर में पैदा हुआ, उसको मलद्वार नहीं है, रात ही में 12 बजे रात, अब चिलचिलाती पूस महीने की रात में 12 बजे बच्चे को लपेट के आप भेज दीजिएगा तो बच्चा तो ऐसे ही ठंडे से मर जाएगा मेरे देखने से पहले। उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए। वो बच्चा अगले, हम क्या 24 घंटे के बाद एक्सरे करा के देखते हैं कि इसका गैस शेडो कहाँ तक पहुँचा, ये 1 स्टेज में होगा, 3 स्टेज में होगा, इतनी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि खाली रात में ही लपेट करे इसको तो था पीडियाट्रिक सर्जरी का प्रॉब्लम भेज दो, नहीं। आपको कम से कम तो इतनी जानकारी होनी चाहिए किसको अभी भेजना है, किसको टाइम लेके भेजना है। और कई बार मैंने देखा है बच्चों को हर्निया रहता है और वो हर्निया बड़ा इतना हो जाता है, कभी कल उसमें आंत फंस जाता है जिसमें जानलेवा घोषित हो सकता है, साबित हो सकता है बच्चों के लिए। अब उसको क्या बोल देते हैं, बड़ा होगा तो कराइएगा। अरे हर्निया का इलाज बहुत मुश्किल नहीं है। अगर वो बड़ा हर्निया है और बच्चे के लाइफ से वो प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चा रात भर रोते रहता है, तो आप उस बच्चे का इलाज करवाइए। हर्निया मतलब जल्दी होना चाहिए, हाइड्रोसील थोड़ा देर से होना चाहिए। एक अम्बिलिकल हर्निया होता है, उसमें सबको मालूम होना चाहिए कि इसका इलाज देर से होता है, 2 से 3 साल में इसको खुद भी स्पॉन्टेनियस क्लोजर होता है। उस टाइम तक भी अगर नहीं हुआ तब उसका आप इलाज करवाइए। लेकिन अभी क्या है, किसी चीज़ की जानकारी, ये हम लोगों का भी प्रॉब्लम है, जन जन में हम लोगों ने नहीं पहुंचा पाया है। कारण सारे मेडिकल कॉलेज में आप सोच सकते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी की सुविधा ही नहीं है। अभी भी सारे मेडिकल कॉलेज 7 या 10 मेडिकल कॉलेज 11 जो भी मेडिकल कॉलेज सरकार ने कुछ नए पुराने खोले हैं, उसमें 2 ही 3 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें पीडियाट्रिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। तब जब मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है तो और भी सोच सकते हैं डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी कहाँ से होगा। इसीलिए इसका पेनिट्रेशन अवेयरनेस लोगों में कम है। कहीं पे कोई सर्जरी कर रहे हैं, कहीं पे देर से करा रहे हैं लोग, कहीं पे मालूम ही नहीं है बच्चे को। जो मैंने बताया, रात में एकदम पूछ की रात में ठंडा बच्चा जब तक आता है तो एकदम वो अकड़ गया रहता है बच्चा ठंड से, जिसमें लगता है बच्चा ऐसे ही क्या बचेगा मेरी सर्जरी का। अगर वो बच्चा अगले दिन धूप में आता, 10 बजे आता, 10 बजे दिन में आता, थोड़ा गर्म होके आता, तो वो बच्चे में सर्वाइवल था, संभव था। तो सर
सर ने सही चीज़ बताया कि अवेयरनेस की कमी है अभी इस चीज़ में, पेडियाट्रिक सर्जरी के बारे में सही जानकारियाँ लोगों को नहीं है, तो सही जानकारियाँ लें और सही स्थान पर जाएं, सही समय पर इलाज कराएं। सर एक चीज़ और है कि जो सर्जरी हो जाती है उसके बाद बच्चों में खान पान की क्या परहेज होना चाहिए, कि हमेशा खान पान में परहेज होगा या फिर वो नहीं, कोई कई सर्जरी तो डे केयर होती है। अगर हम उसकी सर्जरी 10 बजे कर देते हैं, 4 बजे हमें अलाउ कर देते हैं कि इसको ओरल फिट दिया जाए। कुछ सर्जरी होती है जिसमें 2 से 3 दिन बच्चों को हम लोग मुंह से कुछ नहीं दे सकते हैं, पानी चढ़ाते हैं और फिर बच्चे को अलाउ करते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जो भी कंजेनाइटल डिफेक्ट और इस तरह की चीज़ें हैं, आपको फॉलोअप में रहना है। और बच्चा आपका कई सर्जरी तो ऐसे है जिसमें नॉर्मल रहेगा, जिसमें आपको चिकित्सक बोलेगा साल 2 साल में एक बार आपको ज़रूरत पड़े तो दिखा लिया कीजिए। एकदम बच्चे नॉर्मली बिहेव करते हैं। अब एक किडनी में सूजन है, उसका किडनी का रुकावट दूर हो गया तो बच्चा क्या प्रॉब्लम होगा, एकदम आराम से बच्चा रहता है। उसके खान पान में कुछ नहीं, जो नॉर्मल बच्चे को आप खिलाते हैं वही उसको खिलाइए, है ना। हाँ, तो बच्चे में घबराने की जरूरत नहीं है, सर्जरी के बाद बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। जिस तरह से आम लोग अपना दिनचर्या चलाते हैं उसी तरह नॉर्मल बच्चे की तरह वो भी अपना दिनचर्या चला सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ और संदेश दें जिससे कि वे अवेयरनेस फैले जागे। बच्चों का जैसे फिजिशियन होता है जिसको आप पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, जहाँ आप वैक्सीन दिलाने जाते हैं, उसी तरह से बच्चों की सर्जरी के लिए अब अलग से एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है जिसको पीडियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है। इसकी ट्रेनिंग एमएस के बाद वाले आदमी ले सकते हैं, जिसको हम लोग एमसीएच बोलते हैं। अब बिहार में भी एमसीएच की ट्रेनिंग है, यहाँ से ट्रेंड होके सर्जन हमारे जा रहे हैं पेरीफेरी में। आप अपने बच्चे का इलाज या जो भी आपको अल्ट्रासाउंड में जो अपनी गर्भ धारण किए हुए महिलाएं हैं, अगर उसमें कोई विकृति आती है तो एक बार पीडियाट्रिक सर्जन से सलाह अवश्य लें। और सब चीज़ों की एक टाइमिंग होती है, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हों। पीडियाट्रिक सर्जन आपको सलाह देंगे किस चीज़ का ऑपरेशन कब होना है और बच्चे का क्या प्रोग्नोसिस और आउटकम रहेगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइंस इतनी तरक्की कर रहा है कि अब छोटे बच्चों में हम लोग दूरबीन से सर्जरी कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बिहार में भी देर से ही सही लेकिन शुरुआत बहुत दमदार है और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सालों में सारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे पीडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध होंगे जो बच्चों के इलाज के लिए काफ़ी कारगर होगा। बच्चों के इलाज को जनरल सर्जन का वयस्क का छोटा रूप समझ के जनरल सर्जन के पास जो जाते हैं, जाने में कोई परहेज आपको नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लें कि समुचित इलाज जो समुचित ट्रेनिंग लिए हुए हैं उन्हीं से करवाने में आपका और परिवार और समाज सबका भला होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है और ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।